हेलो एस्पिरेंट्स, अगर आप भी जेई नीट या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रिलेटेड टू द केमिस्ट्री, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो के अंदर सारे के सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है लिक्विड सोल्यूशन से और जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं इन दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड टू केमिस्ट्री। ठीक है, तो अगर आज हम बात करें तो लिक्विड सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं हम, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। किसको डिस्कस करने वाले हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम करते क्यों हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कितने टाइप के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होते हैं और किस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस होता है, और उसके बाद में हम देखेंगे इससे रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशंस। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, विच इज लेक्चर नंबर 5, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करें तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम दो मिसिबल लिक्विड्स को, दो वोलेटाइल मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, मैंने कहा लेट सपोज पानी लिया, वोलेटाइल होता है नेचर में, हाँ या ना। मैंने कहा अल्कोहल वोलेटाइल होता है नेचर में, मैंने अल्कोहल को पानी के साथ मिला दिया, क्या दोनों लेयर्स बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, मतलब मिसिबल एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं। तो दो वॉलेटाइल मिसिबल लिक्विड्स को मुझे करना है सेपरेट। मुझे अल्कोहल को और वाटर को क्या करना है बेटा? सेपरेट करना है। तो अगर बेटा जी मैं इसको सेपरेट करूंगी तो मुझे कौन सा डिस्टिलेशन यूज करना पड़ेगा? विच इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या यूज करना पड़ेगा मुझे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मुझे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ टेक्निक which is used to separate two volatile miscible liquids. Two volatile miscible liquids. ठीक है, अब कैसे हम सेपरेट करेंगे तो ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, ये दो टाइप के होते हैं। एक को हम कैरिड आउट करवाएंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एक को हम कैरिड आउट करवाएंगे कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। तो मैंने कह दिया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की अगर मैं बात करूं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दो टाइप के होंगे। कितने टाइप के होंगे बेटा? दो टाइप के होंगे। एक होगा आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक होगा आइसोबारिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, मैंने कहा आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर क्या होगा मेरे पास? कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा। प्रेशर क्या होगा? वरी करेगा। ठीक है, लेकिन मैंने कह दिया आइसोबारिक में प्रेशर क्या हो जाएगा मेरे पास? कांस्टेंट। और हम किसको वरी करवाएंगे? टेम्परेचर को हम चेंज करते रहेंगे, टेम्परेचर को हम वरी करते रहेंगे। क्लियर है इतनी सी बात? आइए अब मैं कहती हूं आपको, सबसे पहले एक एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम एक एक डिस्टिलेशन को पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसके बाद में हम पढ़ेंगे आइसोबारिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आइसोथर्मल की तो हेडिंग लिख लीजिएगा, हेडिंग लिख लीजिएगा फर्स्ट आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की अगर मैं बात करूं तो आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर सबसे पहले मेरे पास में डिस्टिलेशन का एक चैम्बर हम बनाएंगे। तो डिस्टिलेशन का चैम्बर जो होता है वो कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे।
साथ साथ में आपको बनाते जाना है, ठीक है। आइए, कुछ इस तरीके से आपको साथ साथ बनाते हुए चलना है। ऐसे हम कुछ चैम्बर्स बनाएंगे। ये है हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का चैम्बर। इस चैम्बर के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस चैम्बर में मैंने कह दिया कि यहाँ पर लेट सपोज मैंने कोई लिक्विड ले लिया। क्या ले लिया मैंने? यहाँ पर कोई लिक्विड मिक्सचर ले लिया, ठीक है, जो कि मिसिबल है, लिक्विड मिक्सचर है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर को तो मुझे क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर क्या रखना है मुझे? कांस्टेंट। मैंने कहा टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर को हम क्या करते जाएंगे? डिक्रीज करते हुए जाएंगे, प्रेशर को हम चेंज करते हुए जाएंगे। मैंने कहा यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास पिस्टन लगा है कुछ इस जगह पर। तो मैंने कहा यहाँ पर आपके पास में पिस्टन लगा है, यहाँ पर कुछ वेपर्स भी इसकी फॉर्म होंगी, यस और नो। मैंने कहा जैसे ही इस चैम्बर के अंदर गई ये वेपर्स क्या होंगी? कंडेंस होगी और ये वेपर्स यहाँ पर आ जाएगी, हाँ या ना। और किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी फर्दर। अब ये जो पहला इनिशियल लिक्विड मिक्सचर लिया उसकी वेपर्स यहाँ बनी, ये वेपर्स कंडेंस हुई और यहाँ आ गई, तो इसको आप क्या कहोगे? डिस्टिलेट कहोगे। क्या कहोगे? इसको आप डिस्टिलेट कहोगे, क्लियर है। या फिर आप इसको क्या कहोगे? कंडेंसेट कहोगे, कंडेंसेट कहोगे, क्लियर है। मैंने कहा फिर से यहाँ पर प्रेशर क्या कर दिया मैंने? डिक्रीज। पहले यहाँ पर था पिस्टन का प्रेशर, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, पिस्टन का प्रेशर क्या कर दिया मैंने? डिक्रीज कर दिया। मुझे पता है प्रेशर अगर मैं डिक्रीज करूंगी तो स्पेस बढ़ेगी, स्पेस बढ़ेगी तो वेपर्स के फॉर्म होने की टेंडेंसी भी बढ़ती जाएगी, यस और नो। तो मैंने कहा सबसे पहले लेट सपोज इस मिक्सचर के अंदर, इस लिक्विड मिक्सचर में ए भी था और बी भी था, ठीक है। मैंने कहा वॉलेटाइल अगर हम बात करें वॉलेटाइल नेचर की, तो वॉलेटाइल नेचर ज्यादा किसका था? लेट सपोज मैंने मान लिया ए इज मोर वॉलेटाइल एज कंपेयर टू बी, मुझे पता है, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर अगर ए ज्यादा वॉलेटाइल है तो वेपर्स ज्यादा किसकी होगी? ए की होगी। तो मैंने कहा यहाँ पर वेपर्स किसकी ज्यादा होगी? ए की वेपर्स क्या होगी? वेपर्स ऑफ ए इज मोर ग्रेटर देन वेपर्स ऑफ बी, क्लियर है। मैंने कहा ये इस लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो इस लिक्विड में भी कौन सा कॉम्पोजिशन होगा? जो ये वाला कॉम्पोजिशन, ये वेपर्स ही तो इसमें आई है, तो वेपर्स का जो कॉम्पोजिशन होगा वही इस लिक्विड मिक्सचर का भी कॉम्पोजिशन होगा। तो मैंने कहा ये भी लिक्विड किसमें रिच है? रिच इन ए, यस और नो। अगर ये रिच इन ए है और प्रेशर आपने डिक्रीज किया, ये वेपर्स बनना शुरू होगी। वेपर्स किसकी ज्यादा बनेगी? कौन ज्यादा वेपर्स बनाएगा? जो ज्यादा वोलेटाइल होगा। तो मैंने कहा यहाँ पर ए ज्यादा है और वो वोलेटाइल भी ज्यादा है, तो ज्यादा वेपर्स किसकी बनेगी? ए की। तो ये वाली जो वेपर्स है वो भी क्या है आपकी? रिच इन ए है। क्या है? ये भी आपकी रिच इन ए, क्लियर है। यही वापस कंडेंस होकर यहां आ गई है, तो मैंने कहा ये कंडेंस होकर आ चुकी है यहां पर, ठीक है। तो कंडेंस होकर ये अगर यहां पर आई है तो ये रिच इन ए है, तो ये लिक्विड भी रिच इन ए होगा। तो मैंने कह दिया ये भी क्या है आपका? रिच इन ए, ठीक है। फिर से मैंने यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज कर दिया, प्रेशर डिक्रीज किया तो पिस्टन को कर दिया मैंने थोड़ा और ऊपर, तो वेपर्स ज्यादा बनेंगी। वेपर्स जैसे जैसे बनेंगी, अगर ये रिच इन ए है और ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी है, तो वेपर्स भी ज्यादा किसकी होंगी? ए की होंगी। तो मैंने यहां पर भी कह दिया ये भी क्या है? रिच इन ए है, क्लियर है। ये प्रोसेस
रहेंगे तब जब तक ये जो लास्ट की जो वेपर्स है ये सिर्फ एक ही कंपोनेंट इसके अंदर रह जाए। मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जब तक इसके अंदर सेपरेट हो जाएगा तब तक इस प्रोसेस को हम रिपीट आउट करते जाएंगे। मान लो यहाँ पर कुछ मोल फ्रैक्शन बी का भी प्रेजेंट है तो अभी सेपरेट नहीं हुआ, हो सकता है नेक्स्ट में ये वेपर सिर्फ और सिर्फ एक ही बने, तो वहां पर ये इस प्रोसेस को क्या कर देंगे, हम स्टॉप कर देंगे। तो ये प्रोसेस कब तक रिपीट करते हैं, तब तक रिपीट करते हैं जब तक ये जो वेपर्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट बच जाए, तब तक हम इसको रिपीट करते रहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है बेटा। आइए, अब मैंने कहा कि अगर आपने इस प्रोसेस को किया तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शंस को लिखती हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया है कि अगर मोल फ्रैक्शन आपको लिक्विड स्टेट में देखना है तो मोल फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक्स से रिप्रेजेंट करोगे। अगर उसी मोल फ्रैक्शन को आपको वेपर स्टेट में देखना है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, आप रिप्रेजेंट करेंगे वाई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। तो मैंने कहा लेट सपोज, मैंने कह दिया यहाँ पर कि ये वाला जो लिक्विड है इसके अंदर मोल फ्रैक्शन एक्स ए है और मोल फ्रैक्शन एक्स बी, ठीक है। ये वेपर्स में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन मैंने मान लिया वाई ए और वाई बी। यही वाई वाई भी इस लिक्विड मिक्सचर में आया है तो मैंने कह दिया यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है एक्स ए डैश और एक्स बी डैश, विच इज इक्वल टू व्हाट, वाई ए एंड वाई बी। तो मैंने कह दिया यही किसके इक्वल है, वाई ए और वाई बी के। यस और नो। फिर ये कन्वर्ट हुआ फिर से वेपर्स में तो मैंने कह दिया यहाँ पर है वाई ए डैश वाई बी डैश। यही कन्वर्ट हुआ इस लिक्विड मिक्सचर में तो मैंने इसको नाम दे दिया एक्स ए डबल डैश और एक्स बी डबल डैश। और ये एक्स ए डबल डैश किसके इक्वल है, यहां से आया है तो वाई ए डैश के, और ये किसके इक्वल है, वाई बी डैश के। क्लियर है। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, वाई ए डबल डैश वाई बी डबल डैश। क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर है। दिस इज अबाउट द आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख लिए, आपको ये बना लेना है या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आराम से बना सकते हैं। अच्छे से बनाना है आपको ये, क्योंकि इसका हर एक बात आपके क्वेश्चन में यूज होने वाला है। क्लियर है। आइए बना लीजिए इसे आप एक बार, वीडियो को स्टॉप करके भी बना सकते हैं आप। आइए अब स्टार्ट करते हैं कुछ बातें लिखना। तो मैंने कहा दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, लिख लीजिएगा साथ साथ, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड until only one liquid is present in the vapor। क्लियर है। मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं, जब भी हम इसको वेपराइज करेंगे बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, तो वेपराइज करने के बाद में जो दूसरा कंडेंस होकर लिक्विड बना है, न्यू लिक्विड बना है, दिस लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेट और डिस्टिलेट। तो मैंने कह दिया द न्यू लिक्विड formed by the distillation is called distillate और कंडेंसेट क्लियर है। जो लिक्विड मिक्सचर आपका पहले वाले बीकर में बच जाएगा दैट इज नोन एज रेजिड्यू। उसे क्या बोलोगे आप, रेजिड्यू बोलोगे। तो आपने कहा द लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड in the fractional column is called residue। उसे आप क्या नाम देंगे बेटा जी, रेजिड्यू नाम देंगे। क्लियर है। आइए अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जब भी आप आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर प्रेशर को वरी करेंगे तो प्रेशर आपको धीरे धीरे क्या करते जाना है, डिक्रीज करते हुए जाना है, ताकि वेपर्स बनने की टेंडेंसी क्या होती रहे, इंक्रीज होती रहे। ठीक है। तो मैंने कह दिया इन आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन
In isothermal fractional distillation, the temperature remains constant, but pressure decreases gradually. क्लियर है इतनी सी बात? चलिए आगे। आइए अब एक बार देखते हैं हम कि हमारे पास में जब हम बात करेंगे आइसोबारिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, तो वहां पर यह क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो हेडिंग लिख लीजिएगा, सेकेंड आइसोबारिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, और सेम ऊपर वाले की तरह एक ब्लॉक बना लीजिएगा, फ्रैक्शनल कॉलम बना लीजिएगा। आइए बनाते हैं। देखिए इधर, सेम उसी तरीके से आपको कॉलम बनाना है बेटा। सेम कॉलम होगा, बस टेम्परेचर हम क्या करते रहेंगे, इस बार चेंज करते रहेंगे। आइए देखिए, बना लिया हमने कॉलम। आइए अब मैंने कहा इस कॉलम में सबसे पहले मैंने यहां पर ले लिया है एक लिक्विड। क्या ले लिया है मैंने यहां पर? एक लिक्विड ले लिया है। प्रेशर को मुझे क्या रखना है, आइसोबारिक है तो प्रेशर इस बार क्या रखूंगी मैं, कांस्टेंट, बट टेम्परेचर को क्या करती जाऊंगी, वरी करती जाऊंगी। मैंने कर दिया है इसको हीट। ठीक है, तो हीट करेंगे तो क्या होगी, इसकी वेपर्स बनेंगी। अब मैंने कहा जैसे जैसे आप हीट करोगे, टेम्परेचर इसे दोगे, तो वेपर ज्यादा किसकी बनेगी, जो ज्यादा वोलेटाइल होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यस और नो? तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर लेट सपोज मैंने आपको कहा कि ये जो वेपर्स बनी है, यहां पर मैंने कह दिया ये है एक्स ए और ये है हमारे पास एक्स बी। मैंने कह दिया वॉलेटाइल नेचर की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा वॉलेटाइल कौन है, लेट सपोज ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी। तो वेपर्स जो बनेगी, ए की वेपर्स जल्दी बनेगी, तो वेपर्स रिच किसमें होगी, ए वहां पे ज्यादा होगा। तो मैंने कहा ये क्या होगा, रिच इन ए। ठीक है, मैंने यहां पर कह दिया कि आपके पास यहां पर जो वेपर्स में मोल फ्रैक्शन है वो है वाई ए और ये है आपका वाई बी। ये वेपर्स कंडेंस हुई और यहां पर एक लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, इस लिक्विड में कन्वर्ट ये हो गई। क्लियर है? तो इस लिक्विड में अगर ये कन्वर्ट हुई है तो यहां मैंने मोल फ्रैक्शन कह दिया एक्स ए डैश, यहां मैंने कह दिया एक्स बी डैश। ये किससे आया है, इस वेपर से, तो वेपर में वाई ए था, तो यहां पर भी ये क्या हो जाएगा, वाई ए। किसके इक्वल, वाई, ये वाई बी के इक्वल। फर्दर इसको मैंने हीट करा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो यहां पर जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा वो जल्दी वेपर्स बनाएगा, तो यहां पर जो वेपर्स बनेंगे और वॉलेटाइल कौन है ज्यादा, ए, तो ये क्या होगा मेरा, रिच इन ए। क्लियर है? यहां मैंने कह दिया यहां से जो वेपर्स मिल रही है उसका मोल फ्रैक्शन है वाई ए डैश और ये है वाई बी डैश। क्लियर है? तो मैंने कहा ये फिर से क्या होगा, कंडेंस होगा और एक लिक्विड बनाएगा, ये रहा। और इस लिक्विड में मैंने कह दिया ये एक्स बी डबल डैश है और एक्स ए डबल डैश है। क्लियर है? मैंने कहा किससे कंडेंस हुआ है, वाई ए डैश और वाई बी डैश से, तो किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा। तो मैंने कह दिया ये हो गया आपका वाई ए डैश और ये हो गया आपके पास वाई बी डैश। फर्दर इसको हीट करना शुरू करा तो यहाँ वेपर्स बनेंगी और ये वेपर्स फिर से किसमें रिच होंगी, रिच इन ए।
और यहां पर जो मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा आपके पास, YA डबल डैश और YB डबल डैश। क्लियर है? यही होता है आपके पास में आइसोबारिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या होता है? आइसोबारिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। क्लियर है इतनी सी बात आपको? ये बात क्लियर है सबको? आइए बेटा, अब मैंने कहा कि ये आपके पास में पूरा चैम्बर मैंने बना दिया, आपको सारी बातें मैंने सिखा दी। अब हमें क्या करना है, एक ग्राफ देखना है और क्वेश्चन करना है। तो मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सबसे पहले मैंने कह दिया कि ग्राफ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बनाएंगे वेपर प्रेशर कॉम्पोजिशन कर्व। वेपर प्रेशर कॉम्पोजिशन कर्व, ठीक है। तो मैंने कहा आपने कर्व बना दिया, ये आपके पास XA1 है, XB0 है, यहां पर XA0 है, XB आपका कितना है 1। मैंने कहा वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व है, तो यहां पर मैंने क्या लिया, वेपर प्रेशर लिया। मैंने कहा A इज मोर वॉलेटाइल देन B, लेट सपोज A इज वॉलेटाइल नेचर लिख लिया मैंने, A इज मोर वॉलेटाइल एज कंपेयर टू B। तो अगर A ज्यादा वॉलेटाइल है तो मैंने कह दिया कि अगर ये ज्यादा वॉलेटाइल तो वेपर प्रेशर इसका ज्यादा होगा, तो मैंने ये कह दिया P0A। ये क्या हो गया मेरे पास, P0B। क्लियर है? मैंने कहा ग्राफ बना दिया कुछ इस तरीके से, हाँ या ना। ये क्या होगा मेरे पास में, चैम्बर को कर दिया लेट सपोज क्लोज। यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन एग्जिस्ट करेगा, यहां एग्जिस्ट करेगा ये लिक्विडस लाइन है, और ये कौन सी लाइन है, वेपरस। मैंने कहा यहां पर ओनली वेपर्स होंगी, और यहां क्या होगा, ओनली लिक्विड होगा। यहां वेपर्स और लिक्विड को एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। आइए, ये ग्राफ हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब मैंने कहा इसी की जगह मुझे बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व बनाना है। क्या बनाना है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट कॉम्पोजिशन कर्व, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व के अंदर मैंने कह दिया यहां मैं क्या लूंगी, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट लूंगी। ये XA1, यहां पर XB0, यहां पर XA0, यहां पर XB1। क्लियर है? आइए, मैंने कहा कि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो ये जल्दी से एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा कम टेम्परेचर के ऊपर, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा वॉलेटाइल वाले का क्या होता है, हमेशा कम होता है। तो मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, B का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू A के। तो मैंने कहा ये है आपका T0A और ये हो गया आपके पास T0B। क्लियर है? क्लियर है इतनी सी बात? आइए, तो मैंने कहा यहां पर जो कर्व आपको मिलता है कुछ इस तरीके से कर्व आपको मिलता है। कैसा मिलता है आपको कर्व, इस तरीके से मिलता है। यहां पर आपके पास में जो नीचे वाली लाइन है वो लिक्विडस लाइन है। कौन सी लाइन है बेटा, ये लिक्विडस लाइन है, और ये कौन सी लाइन है आपके पास, वेपरस लाइन है। तो नीचे नीचे कौन एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ लिक्विड, ऊपर कौन एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ वेपर्स, और ये बीच में कौन एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड और वेपर्स दोनों एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है इतनी सी बात? चलें आगे, आइए। क्लियर है, यहां पर कौन कौन एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड प्लस वेपर्स दोनों एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है? चलें आगे, आइए। तो मैंने कहा कि अगर ये T0A है और ये T0B है, लेट सपोज मैंने आपको कह दिया, आपके पास एग्जाम्पल है, लेट सपोज मैंने कहा आपको इस मोल फ्रैक्शन के ऊपर कैलकुलेट करना है, इस मोल फ्रैक्शन पर, कि आपके पास में यहां पर इस मोल फ्रैक्शन के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट कितना है। क्या कैलकुलेट करना है, इस मोल फ्रैक्शन के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट कितना है। तो वो हमेशा किसके बीच में आएगा, T0A और T0B के बीच में आए। क्लियर है? आइए देखिए क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से आता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग A एंड B, जिसका P0A P0B गिवन है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज over the liquid mixture is 0.5, then determine the composition of vapor over the distillate. distillate के ऊपर जो वेपर्स है उसका आपको मोल फ्रैक्शन बताना है। मैंने चैम्बर बना लिया, सबसे पहले क्या बना लिया मैंने, चैम्बर बना लिया, ठीक है। और चैम्बर से ही हम समझेंगे
ये मेरे पास चैम्बर। यहां मैंने ले लिया लिक्विड मिक्सचर, है ना। बोला है फॉर द सोल्यूशन कंटेनिंग ए एंड बी, इस लिक्विड के अंदर कौन कौन है, ए और बी है, जिसका पी नॉट ए इतना, पी नॉट बी इतना, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज, ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज के अंदर कितना है, ये वाई ए कितना है, 0.5 है, ठीक है। तो वाई भी कितना हो जाएगा, एक में से माइनस कर दोगे, ये भी कितना हो गया, 0.5 हो गया, ठीक है। यही डिस्टिलेट होकर यहां पर आया, ये है मेरा डिस्टिलेट, इसी को बोलोगे आप डिस्टिलेट, ये हो गया डिस्टिलेट हो गया, ठीक है। तो इस डिस्टिलेट का मोल फ्रैक्शन कितना, एक्स ए डैश, और वो कितना, वो यहीं से आया है तो ये 0.5, तो ये एक्स बी डैश कितना हो गया, 0.5 हो गया। क्लियर है। आइए, अब मैंने कहा यहां पर इस डिस्टिलेट के ऊपर जो वेपर्स बनी है विच इज वाई ए डैश, वो बताना है आपको, और वाई बी डैश आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आता है। आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये है मेरे पास में क्वेश्चन, ठीक है। मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सबसे पहले मेरे पास पी नॉट ए गिवन है 300 है शायद, हाँ 300 टॉर है, और पी नॉट बी मेरे को दे रखा है 100 टॉर, ठीक है। क्लियर। तो सबसे पहले मैं पी टोटल निकाल लूं सोल्यूशन का, तो पी टोटल कितना आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी, और पी ए कितना, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यस और नो, हाँ या ना, इतना समझ में आता है। आइए निकाले। अब मेरे पास में यहां पर आपके पास में इस लिक्विड का आपको एक्स ए डैश पता है, एक्स बी डैश पता है, तो आपने कह दिया यहां पर पी टोटल निकाल लिया सेकंड वाले चैम्बर के अंदर, तो मैंने कह दिया एक्स ए डैश लोगे और एक्स बी डैश आप ले लोगे, ठीक है। तो मैंने कहा क्या आ जाएगा आपके पास, पी नॉट ए गिवन है कितना, 300 इंटू 1/2 प्लस 100 इंटू 1/2, कितना आ गया ये 150 प्लस 50, कितना आया ये 200 टॉर आ गया। ये क्या आ गया आपके पास, पी टोटल सोल्यूशन का आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आ गया। क्लियर है। मैंने कहा आपको वाई ए निकालना है ना, वाई ए डैश निकालना है आपको, तो आपने कहा मैंने कर दिया इसको डेल्टन को इक्वल कर दिया, किसके किसके इक्वल कर दिया मैंने, रॉल्ट के इक्वल कर दिया, ठीक है। तो डेल्टन क्या होता है, डेल्टन आपको क्या कहता है, डेल्टन की इक्वेशन क्या है, तो डेल्टन के अकॉर्डिंग इक्वेशन है पी ए इज इक्वल्स टू पी टी इंटू वाई ए, और रॉल्ट की इक्वेशन क्या है, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, तो दोनों को इक्वल रख दो, पी ए बराबर रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, पी टोटल वाई ए डैश, इस चैम्बर पे लगा रहे हैं, तो रॉल्ट किसके इतने के बराबर है, पी नॉट ए एक्स ए डैश के इक्वल है, यस और नो। वाई ए डैश निकालना है आपको, वाई ए डैश कितना आ गया, पी नॉट ए एक्स ए डैश डिवाइडेड बाय पी टोटल, पी नॉट ए कितना है, तो पी नॉट ए आपके पास 300 गिवन है, एक्स ए डैश 1/2, पी टोटल 200, 2 0 से 2 0 कट गए, कितना आ गया 3/2 इंटू 1/2, कितना आ गया ये 3/4, कितना आया 0.75, तो वाई बी डैश कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.75 विच मीन 0.25, ये रहा आपका आंसर। बहुत इजी है, ठीक है। इस तरीके से आपको डील करना है क्वेश्चन को, ठीक है। देख लीजिए आराम से, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, वीडियो को पॉज कीजिए, और वीडियो पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इस सोल्यूशन को नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। क्लियर है। आइए लिख लीजिएगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, पी नॉट ए दे रखा है 300 mmHg, पी नॉट बी दे रखा है हमें 100 mmHg। मुझे बोला है ये डाटा गिवन है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो कॉलम है, फ्रैक्शनल कॉलम, ये मुझे गिवन था क्वेश्चन में। मैंने कहा एक्स ए है इतना, एक्स बी है इतना, और बाकी सब डाटा आपके सामने इतना लिखा हुआ, आपको निकालना है एक्स ए डबल डैश और एक्स बी डबल डैश आपको निकालना है। क्लियर है। मैंने कहा एक्स ए पता है, एक्स बी पता है, क्या पी टोटल निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा, तो मैंने कह दिया पी टोटल तो कितना आ गया, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यस और नो। तो मैंने कहा पी नॉट ए कितना 300 इंटू 1/2 प्लस 100 इंटू 1/2, कल कितना आ गया यहां से 200 mmHg।
ये आ गया पी टोटल। तो पहले वाई ए निकालू, यहाँ पर रॉल्ट और डेल्टन को बराबर कर दूं, तो मैंने कहा पहले कॉलम में आपने रॉल्ट और डेल्टन को कर दिया इक्वल, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए इज इक्वल्स टू पी टी इंटू वाई ए निकालना है आपको, तो वाई ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टोटल। पी नॉट ए कितना दे रखा है 300, एक्स ए कितना है 1/2 डिवाइडेड बाय पी टोटल कितना आया बेटा 200। 200 से 20 से 20 कट गए, कितना आ गया 3/4, कितना आया 0.75। तो मैंने कहा वाई बी कितना आ जाएगा, फिर वाई बी आ गया आपके पास 1 माइनस 0.75 विच इज इक्वल टू 0.25। क्लियर है। आइए डाटा लिख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास में, थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं इसको, ये आ गया आपके पास 0.75, ये आ गया 0.25। क्लियर है। यही यहां पर चला तो ये किसके इक्वल 0.75 और ये किसके इक्वल 0.25। क्लियर है। आइए अब मैंने कहा फिर मुझे ये निकालने के लिए ये निकालना पड़ेगा। यहां पर इस बार मैंने क्या कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों को बराबर रख दिया। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर सेकंड चैम्बर के ऊपर सेकंड चैम्बर, सारा काम अब कर रहे हैं हम सेकंड चैम्बर के ऊपर। क्लियर है। तो सबसे पहले मैंने पी टोटल निकाला, क्या आएगा पी नॉट ए एक्स ए डैश प्लस पी नॉट बी एक्स बी डैश, हाँ या ना। पी नॉट ए कितना 300, एक्स ए कितना 0.75 प्लस पी नॉट बी 100 इंटू एक्स बी कितना, एक्स बी आ गया आपके पास 0.25। क्लियर है। तो कितना आया यहां से, ये 15, 22, ये 225 आ गया है ना, हाँ 225 आ गया। ठीक है। मैंने कहा यहां कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 25, कितना आ गया यहां से 250 mmHg, ये आ गया पी टोटल। सेकेंड चैम्बर के ऊपर रॉल्ट और डेल्टन बराबर कर दे, तो मैंने कह दिया कि रॉल्ट को बराबर कर दिया किसके, डेल्टन के। ठीक है। तो रॉल्ट और डेल्टन को बराबर करेंगे तो आपको पता है रॉल्ट क्या है पी नॉट ए एक्स ए और डेल्टन क्या है पी टी इंटू वाई ए। तो मैंने लिख लिया यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन डैश में थे तो मैंने लिख लिया रॉल्ट हो गया आपके पास पी नॉट ए एक्स ए डैश इज इक्वल्स टू पी टोटल इंटू वाई ए डैश। वाई ए डैश निकालना है आपको, तो वाई ए डैश इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए डैश डिवाइडेड बाय पी टोटल। पी नॉट ए कितना था 300 इंटू एक्स ए डैश कितना, एक्स ए डैश था आपके पास में 0.75 डिवाइडेड बाय टोटल कितना आया 250। ये 0 से 0 कट गया, कितना आ गया आपके पास, ये 6, ये 5, ये आ गया 0. एक काम करते हैं इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है। ये आ गया, तो कितना आ गया यहां से 6 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाय 5, पॉइंट हटाया, ये 100, ये आ गया आपके पास में 5, 2, 5, 25, 15। ठीक है। तो ये आ गया 30, 9, 100, 0 से 0 गया 0.9। ठीक है। तो मेरे पास में वाई बी डैश कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.9, 0.1 के इक्वल। आइए लिख लेते हैं जरा। तो ये आ गया हमारे पास 0.9, ये आ गया 0.1, यही जाके इसमें आया है। तो मेरा एक्स ए डबल डैश कितना आ गया 0.9, एक्स बी डबल डैश कितना आ गया 0.1। ये रहा आपके पास आंसर। क्लियर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता, बस स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है बेटा, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ठीक है। और कुछ भी नहीं करना आपको इन क्वेश्चंस के अंदर, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, बहुत ही देखो कितने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमने किए हैं और एकदम चुटकियों में हमने सॉल्व कर दिया है ना। तो इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है और इसी तरीके से आपको डील करना है, अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। ठीक है। यहाँ से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जेईई मेंस एंड एडवांस के अंदर। ठीक है। आइए, तो अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स के लिए बने रहिएगा कीमोपीडिया IITR के साथ। एंड
Don't forget to press the bell icon for the future notifications of these fantastic lectures. ठीक है? Thank you for watching बेटा.